पश्चिम बंगाल की राजनीति की धुरी एक बार फिर बाबरी के इर्द गिर्द घूम रही है। हुमायूं कबीर की बाबरी वाली चाल ने जहां टीएमसी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है। दरअसल हुमायूं कबीर बाबरी वाले चुनावी चिन्ह से पश्चिम बंगाल में किंग मेकर बनने का ख्वाब सजाए हुए हैं और इसी कड़ी में आज बाबरी की आधारशिला उन्होंने रख दी, खुद ही बाबरी पर कयामत बुला ली। क्योंकि योगी अब अपने सियासी बिसात के जरिए हुमायूं के मंसूबों पर पानी फेरने वाले हैं और ये बातें हम कोई हवा में नहीं कह रहे हैं। इस बात का सबूत आपको 2 साल के अंदर होने वाले चुनावी परिणाम में नजर आ गया होगा। योगी ने जहां जहां प्रचार प्रसार किया, वहीं बीजेपी ने बम्पर बढ़ोतरी के साथ जीत की पटकथा लिखी है। शुरुआत हरियाणा से हुई, जहां योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। नतीजा हरियाणा में हिंदुत्व का एकजुट होना और बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। वैसे ही महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जहां जहां योगी ने प्रचार किया, मानो बीजेपी की जीत निश्चित होती चली गई। और इसी क्रम में अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल है, जहां चुनाव प्रचार से पहले ही योगी ने ट्रेलर दिखा दिया है। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। और हुमायूं कबीर जो बाबरी पर अपनी सियासी रोटी पका रहे हैं, चुनावी आंच में योगी अब उसकी रोटी को जला देंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के निर्माण का काम शुरू हो गया। हुमायूं कबीर के बाबरी में ईंट पत्थर जुटना जारी है। निर्माण कार्य के शुरू होने से पहले कुरान की तिलावत यहां पर की गई। वहीं इस आयोजन में 1200 मौलाना, मुफ्ती और धार्मिक गुरुओं को न्योता मिला। और मुर्शिदाबाद में निर्माण हो रही बाबरी मस्जिद में अपने योगदान के लिए जगह जगह से लोग ईंट पत्थर लेकर आते दिखे। इस दौरान कई बुजुर्ग अपनी हैसियत के हिसाब से ईंट ढोते नजर आए, लेकिन इन ईंट पत्थर में हुमायूं कबीर पत्थरबाज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पत्थर का जवाब पत्थर से जो देना है। कोई मेरे को ऊपर पत्थर छुड़ेगी तो उनको मिठाई देंगी, पत्थर का जवाब पत्थर में ही देंगी। बाबरी के निर्माण को लेकर हुमायूं ने नए सिरे से बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। हुमायूं अब बाबरी की आड़ में पत्थरबाजों को तैयार कर रहे हैं, ताकि उसके सहारे हुमायूं अपने इलाके में विपक्ष का सफाया कर सके और बंगाल के खूनी सियासत में अपना वर्चस्व बचा सके। वहीं बाबरी के निर्माण को बीजेपी ने देश का अपमान बताया। बाबर और मुगल का नाम लिखना ये सीधा सीधा भारतीय की अपमान है। सियासत में बाबरी का नया बवाल अब चुनावी नतीजों तक जारी रहेगा और इसका किसे कितना फायदा होगा, ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 27 के मिशन में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बजट में निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खासा फोकस रहा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया। यूपी सरकार का ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट को 2027 में बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। इस बजट का सार समझे तो 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य है। छात्राओं को 400 करोड़ से स्कूटी दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,297 करोड़ आवंटित है। इसके अलावा AI मिशन की शुरुआत, 5 रनवे वाला नोएडा एयरपोर्ट, 2,815 मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य है। वहीं प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपए का अनुमान है। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश। वहीं इस बजट को अखिलेश यादव ने सरकार की विदाई वाला बजट बताया है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। विधानसभा चुनाव से पहले ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इसमें सभी वर्गों पर खास फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट माना जा रहा है। ये बजट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बजट से करीब 1.5 गुना बड़ा है। जबकि यूपी की आबादी पाकिस्तान के लगभग बराबर है, लेकिन बजट करीब 1.5 गुना ज्यादा। यूपी का इस साल का बजट 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जबकि साल 2025-26 में पाकिस्तान का बजट 5.5 लाख करोड़ है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो साल 2024-25 उसका बजट करीब 6 लाख करोड़ रुपए था, जबकि श्रीलंका और नेपाल का सालाना बजट यूपी के बजट से 5 से 8 गुना कम है। दरअसल ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का ही कमाल है, जो महज 10 सालों में बजट 3.5 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। यानी यूपी का बजट ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से इतना बड़ा है कि पड़ोसी मुल्क इसके सामने कहीं नहीं टिकता। आतंकिस्तान को अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत है और भारत से मुकाबले से पहले उसे अपने बजट को पहले यूपी के विकास दर से बड़ा करने की जरूरत है।
9 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया, जहां सियासी विरोध का एकदम नया अंदाज देखने को मिला, क्योंकि विरोध के बीच में अचानक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की भी एंट्री हो गई। सपा विधायकों के हाथों में तख्तियां हैं, जिन पर लिखा है ट्रंप बॉस मोदी, अमेरिका से मोदी की डील और ट्रंप को बजट। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन में अतुल प्रधान, फहीम इरफान समेत कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के फेस मास्क पहनकर सदन में पहुंचे। सपा का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां अमेरिका प्रभावित हैं और बजट भी आम जनता के बजाय विदेशी हितों को साधने वाला है। सपा विधायकों ने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे महज राजनीतिक ड्रामा बताया, लेकिन क्या ये विरोध सिर्फ प्रतीकात्मक था? संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया। अब केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। दरअसल सदन में राहुल गांधी पर नियमों का पालन न करने का आरोप अब लगाया गया है। जब हम शुरुआत करते हैं, इस दौरान बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी अमेरिका से डील को लेकर सरकार पर हमलावर दिखे और देश को बेचने का आरोप लगाया। You have no shame of selling India. You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने करारा प्रहार किया। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकता है। वहीं राहुल गांधी के बयानों को लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड पर दिख रही है। केंद्र लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस की तैयारी कर रही है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसके तहत अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ मौलानाओं को अच्छा नहीं लगा है और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। वंदे मातरम 2 शब्द लेकिन अर्थ में पूरा राष्ट्र। लेकिन जैसे ही इसे गाने की बात आती है, कुछ लोगों की देशभक्ति अचानक कंडीशन अप्लाइड हो जाती है। सरकार का आदेश आया कि वंदे मातरम के 6 अंतरे गाने होंगे और ये सभी सरकारी कार्यक्रमों में जारी होगा। आपत्ति करने वालों की फौज मैदान में उतर आई। हुकूमत दबाव के जरिए, प्रेशर के जरिए वंदे मातरम लाजिम करना चाहती है, तो ये संविधान के विरुद्ध है। अब जिन लोगों ने एक उंगली भी नहीं कटाई, आज वही लोग अपने को बड़का देशभक्त का लाइसेंस चाहते हैं। देश की मिट्टी को नमन करने वाले शब्द आज कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा अपराध बन गए हैं। वंदे मातरम जिसने लिखा था, उन्होंने अंग्रेजों के लिए लिखा था, ये हिंदुस्तानियों के लिए लिखा था। किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कुछ कहने के लिए। सवाल ये कि जो वंदे मातरम आजादी की लड़ाई में राष्ट्र की आवाज था, वो आज कुछ खास लोगों को क्यों चुभता है? महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का हेलीकॉप्टर हादसा क्या एक साजिश थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीपी शरद गुट के नेता और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने इस हादसे पर शक जाहिर करते हुए इसे 100% साजिश करार दिया है। मुंबई के बाद दिल्ली में रोहित पवार ने प्रेजेंटेशन के जरिए दावा किया है कि ये अजीत पवार का विमान हादसा एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। रोहित ने हादसे को लेकर कई सवाल सामने रखे हैं। रोहित ने पूछा कि अचानक दोनों पायलटों को क्यों बदला गया, जानबूझकर रनवे 11 पर उतारने की कोशिश क्यों हुई, कम विजिबिलिटी पर विमान लैंड क्यों कराया, खराब बैकग्राउंड के बावजूद पायलट कपूर को क्यों भेजा, क्या वो एयरक्राफ्ट 16 साल पुराना था? प्लेन का भी होता है, एक टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। ये चीज़ें ये मेंटेन नहीं करते थे, या 100 घंटे का फ्लाइंग किया है तो वो दिखाते थे 50 घंटे का। बहुत सारा मैनिपुलेशन वहाँ पे होता था। रोहित पवार ने कहा कि 2023 में मुंबई में इस तरह का विमान हादसे का शिकार हुआ था। 2 साल में इस हादसे को लेकर कोई जांच नहीं हुई। वैसे ही इस हादसे की जांच धीमे तरीके से चल रही है। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर इस समय की, अमृतसर में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। तस्करों के पास से 9 mm की पिस्टल भी बरामद हुई है। पाकिस्तान के तस्करों के साथ सीधे संपर्क थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब पुलिस ने इस बड़ी साजिश का खुलासा किया है और जानकारी दी है पत्रकारों को। अमृतसर में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए। मुंबई के कोस्टल रोड पर अब सफर सिर्फ तेज नहीं सुरमई होगा। मुंबई की सड़कें अब सिर्फ मंजिल तक नहीं धुन के साथ सफर करवाएंगी, और जिसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां सड़कें भी संगीत सुनाती हैं। कोस्टल रोड पर बनाई गई ये मेलोडी लेन खास इंजीनियरिंग तकनीक पर आधारित है। सड़क की सतह पर बनाए गए ग्रूव्स पर जब वाहनों के टायर गुजरेंगे तो टायरों की आवाज धुन में बदल जाएगी।
एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। मेलोडी रोड की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 560 मीटर पहले विशेष साइन बोर्ड लगाया गया है। सड़क बनाने में 6.21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2007 में जापान में शुरू हुई इस तकनीक को अब मुंबई में अपनाया गया है। कोस्टल रोड पर ये नवाचार न सिर्फ सफर को खास बनाएगा बल्कि ड्राइवरों को तय स्पीड बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करेगा। दिल्ली में एक बार फिर लापरवाही ने एक जिंदगी छीन ली। रोहिणी इलाके में खुले मेन हॉल में गिरने से युवक की मौत हो गई, लेकिन सबसे शर्मनाक ये कि सिस्टम में सुधार करने की बजाय हमारे नेता मौत पर राजनीति करने लगे हैं। दिल्ली में इन दिनों प्रशासन की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर एक शख्स की जान जाने का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ था कि रोहिणी सेक्टर 32 के पास खुले मैनहोल में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। रात में करीब 8 बजे के आसपास घर लौटते समय युवक अपना संतुलन खो बैठा और सड़क पर खुले सीवर में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद बिरजू का शव बरामद कर मौत की पुष्टि की गई। हालांकि घटना के बाद सीवर के होल को बंद कर दिया गया है, लेकिन युवक की मौत गटर पॉलिटिक्स में बदल गई है, जहां पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कम से कम हम लोगों को 2-3 साल दो कि हम दिल्ली को इन सारी समस्याओं से मुक्त कर सकें। और सरकार को इसका पूर्ण रूप से जिन संस्थाएं हैं, ईसी है या जो भी नगर निकाय हैं, निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दिल्ली में आपको रहना है तो अपनी जान की रक्षा खुद कीजिए। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में एक साथ 3 शव मिलने की घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। अब तक ये मामला हत्या और आत्महत्या के बीच रहस्य बना हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए एक आरोपी तांत्रिक को अब गिरफ्तार किया है। ये है वो आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन, जिसने तीनों लोगों को धन वर्षा का लालच दिया और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की तकनीकी निगरानी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जाँच में सामने आया कि घटना से पहले तीनों की कमरुद्दीन से लगातार बातचीत हो रही थी। तीनों घटना वाले दिन गाजियाबाद के लोनी गए थे। जब वे दिल्ली लौट रहे थे तब कार में एक और व्यक्ति मौजूद था। जांच में पुष्टि हुई है कि वो व्यक्ति तांत्रिक कमरुद्दीन था, जो लोनी से कार में बैठा था। कमरुद्दीन ने तीनों को धनवर्षा के लिए विशेष पूजा कराने का झांसा दिया। उसने उनसे 2 लाख रुपए कैश, शराब और कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करने को कहा। घटना वाले दिन आरोपी ने जहर मिले लड्डू तैयार किए और लोनी से दिल्ली तक कार में उनके साथ आया। रास्ते में उनसे पूजा के नाम पर उन्हें शराब, कोल्ड ड्रिंक और जहर मिले लड्डू खिलाए। लड्डू और ड्रिंक पीने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गए। इसके बाद आरोपी कैश लेकर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के संभल में आधार कार्ड अपडेट के नाम पर वसूली का रैकेट चल रहा था। इसे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद अजीम के आधार सेंटर पर योगी की स्ट्राइक ने ताला लटका दिया। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ मिलकर अजीम के सेंटर पर छापा मारा। करीब 4 घंटे कार्रवाई चली। जांच में सामने आया कि मोहम्मद अजीम का ये केंद्र बिना जरूरी कागजात के चल रहा था। मौके पर रिकॉर्ड चेक किए गए तो धांधली के आरोप भी सामने आए। जिस काम का 125 रुपए फिक्स है गवर्नमेंट द्वारा, उसमें इनके द्वारा 250 रुपए लिया जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा, लगभग दुगना रेट लिया जा रहा है। प्रशासन ने केंद्र की यूसीएल और ई डिस्ट्रिक्ट दोनों आईडी निलंबित कर दी। साथ ही जांच के निर्देश दे दिए गए। यानी साफ है, सरकारी सेवाओं के नाम पर वसूली वालों के खिलाफ योगी का हंटर चलना तय है। अब पुलिस जांच कर रही है कि ऐसे और कितने केंद्रों पर इसी तरह का खेल चल रहा है। दिल्ली में 5 सितारा होटल्स में कमरे का एक दिन का किराया कितना होगा, जरा सोचिए। 10,000, 20,000 या फिर 50,000 रुपए। अगर आपने यही अंदाजा लगाया है तो फिर आप गलत हैं। इस समय अगर आप दिल्ली के 5 सितारा होटल में कमरा बुक करते हैं तो उसके लिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी कीमत 35 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। ये सारा मामला जुड़ा है दिल्ली में होने वाले AI समिट से। इसमें हिस्सा लेने दुनिया भर के दिग्गज बिजनेसमैन और टेक कंपनियों के CEO आ रहे हैं। 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में ये समिट चलेगा। इस इवेंट के लिए दुनिया भर से 35,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली के लग्जरी होटलों का किराया आसमान छू रहा है। नई दिल्ली के ताज पैलेस में रूम समिट के दौरान 27.55 लाख रुपए प्रति रात में उपलब्ध है। इसमें करीब 5 लाख रुपए टैक्स जोड़ने के बाद कुल बिल लगभग 32 लाख रुपए हो जाता है। वहीं लीला पैलेस में महाराजा स्वीट्स रूम का किराया 6.9 लाख रुपए है। वहीं दी ओबरॉय में लग्जरी स्वीट्स में एक रात की बुकिंग 5.5 लाख रुपए की हो रही है। तो डेफिनेटली डिमांड जो है रूम्स की बढ़ गई है। अब आपको मालूम ही है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगा। समिट के दौरान जितने में कमरा बुक हो रहा है, इतने पैसे में तो एक कार खरीदी जा सकती है।
फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद अब एक्टर रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट मिला है और सलमान खान के करीबी को करोड़ों की धमकी भरा ईमेल। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर बॉलीवुड में खौफ कौन फैला रहा है और महाराष्ट्र पुलिस का क्या खौफ खत्म हो गया है? क्या बॉलीवुड पर मंडरा रहा है गैंगस्टर लॉरेंस गैंग का साया? क्योंकि बॉलीवुड में एक बार फिर दहशत का माहौल है। रणवीर सिंह को विश्नोई गैंग की तरफ से उनके मैनेजर को एक बाकायदा वॉइस नोट भेजा गया, धमकी दी गई, जिसमें जो है उनसे बड़ा अमाउंट मांगा गया, जिसके बाद बाकायदा एक शिकायत की गई। उस शिकायत के बाद रणवीर सिंह को पुलिस सुरक्षा दी गई। यानी रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के बाद उनकी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट भेजा है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के एक करीबी से भी ईमेल के जरिए करोड़ों की डिमांड की है। भेजने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया, लेकिन देवा भाऊ ने गैंगस्टरों को चेतावनी दे दी है। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां कब तक इस खौफ की जड़ तक पहुंचती है। और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डिवाइडर से यहां कार टकरा गई है, 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। टक्कर के बाद हवा में उछल गई ये कार। टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, इतनी रफ्तार थी इस गाड़ी की कि ये कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर अपनी गाड़ी को और टकराया। और देखिए कार कैसे उछली, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार रात एक हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल 62 साल के एक हिंदू व्यापारी की उसी की दुकान के अंदर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई। मृतक हिंदू व्यापारी की पहचान सुसैन चंद्र सरकार के रूप में की गई है। हमलावरों ने सुसैन पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर उन्हें दुकान के अंदर छोड़कर शटर बंद कर दिया। परिवार को वो दुकान के अंदर खून से लथपथ हालात में मिले, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या के बाद हमलावरों ने दुकान का सामान भी लूटा, साथ ही कई लाख टका भी अपने साथ ले गए। दिसंबर में कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में हिंदू को निशाना बनाने का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले महीने बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने आरोप लगाया था कि जैसे जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, देश में सांप्रदायिक हिंसा खतरनाक दर से बढ़ रही है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था सब कुछ बद से बदतर होता जा रहा है। कल होने वाले चुनाव से पहले यहाँ हिंसा वाली साजिश अब शुरू हो गई है और ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हो रहा है ताकि वो अपनी गद्दी बचा सके। और यही वजह है कि ढाका में पुलिस और सुरक्षा बल केवल मुख्य दर्शन है और वहाँ लगातार हिंसा का दौर जारी है। अब ये तस्वीर ही देखिए, टीले के ऊपर एक पक्ष हाथों में हथियार लिए खड़ा है, जबकि दूसरा पक्ष नीचे तैनात है। इसी बीच एक शख्स गिरता पड़ता पत्थर फेंकता है, जिसे पीछे दौड़ता हुआ दूसरा शख्स उस पर लाठी से हमला करता है और इस भागा दौड़ी में वो वहीं गिर गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर जमकर लाठियां तोड़ी। एक एक करके वहां दूसरे गुट के लोग जुट गए और युवक को पीट दिया। हंगामे के बीच दूसरा पक्ष वहां से जान बचाकर निकल गया। बांग्लादेश में कल चुनाव होने वाला है और उससे पहले बवाल मचा हुआ है। यहाँ एक बार फिर चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा की आग तेज हो गई है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की निगरानी में होने जा रहे इन चुनावों से पहले देश के अलग अलग इलाकों में हुई झड़प में 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उनके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया है। FIR में श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों का नाम दर्ज है। आरोप है कि लोगों को मोटे रिटर्न का लालच देकर लाखों रुपए का निवेश कराया गया, लेकिन समय आने पर पैसा वापस नहीं मिला। मैनपुर के भोगाव के एक शिकायतकर्ता ने फिल्म स्टार और उनके साथियों पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। 14 लोगों ने कोर्ट में शिकायत दी। 2015 में बैंक की शाखा खुली, 2024 में बैंक अचानक बंद हो गया। निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए गए। पैसा मांगने पर धमकी का आरोप। पीड़ितों का दावा है कि उनके पास निवेश के सभी दस्तावेज मौजूद है और लाखों रुपए अब भी फंसे हुए हैं। आरोप ये भी है कि ये नेटवर्क सिर्फ मैनपुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में था। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपों पर संबंधित पक्ष क्या सफाई देता है। राजस्थान के बाड़मेर में सेहत सबसे ज्यादा खतरे में है। जी मीडिया की पड़ताल में सामने आया कि शिव इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। ना कोई डिग्री है, ना लाइसेंस है, ना इलाज की कोई गारंटी। दरअसल जी मीडिया की टीम जब शिव पहुंची तो एक बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल की पोल खुली। यहाँ के डॉक्टर से जब बात की गई तो वो बचता नजर आया। ये आप मुझे चीज बताएं कि ये हॉस्पिटल कितने साल पहले शुरू हुआ था?
सर फिर बात करेंगे, एक मिनट रुक जाओ बस। आप बताइए तो सही ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर मैं ये हॉस्पिटल सर 2017 में शुरू हुआ था, उसके बाद में बंद हो गया था। ठीक है, अभी तो इनका नया मतलब जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, फिर रजिस्टर्ड करवा के शुरू करेंगे। क्योंकि पहले यहाँ डमी मरीज बनाकर भेजे गए हमारे प्रतिनिधि को बिना किसी जांच के रिपोर्ट और दवाई थमा दी थी। कैग रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में डॉक्टरों की 35% और पैरामेडिकल स्टाफ की 55% तक की कमी है और इसी खालीपन में पनप रहा है फर्जी अस्पतालों का नेटवर्क। अब सवाल यह है कि बिना डिग्री बिना लाइसेंस इलाज कौन करने दे रहा है, जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर थार का आतंक मचाता हुआ वीडियो सामने आया है। कुशीनगर में बीच सड़क काले रंग की थार ने ऑटो समेत कई वाहनों को टक्कर मार दी। सरेराह उत्पात मचाने के बाद बेखौफ ड्राइवर थार समेत यहां से फरार भी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क पर आवाजाही जारी है, लेकिन अचानक आगे जा रहा ऑटो रुक जाता है, फिर बैक होने लगता है। लेकिन ये तो थार की टक्कर थी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो सड़क पर घिसट गया। इसके बाद थार ने किनारे खड़ी एक अन्य कार को भी टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर लगते ही ऑटो में बैठी एक महिला ऑटो से कूदकर भाग जाती है। थार वाला इतने पर भी नहीं मानता, वो फिर से बैक गियर लगाता है और दोबारा टक्कर मारता है। तीसरी टक्कर से पहले ही ऑटो चालक खुद साइड में लगा लेता है और थार ड्राइवर ने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया। जानकारी के मुताबिक थार ड्राइवर तो पहले ही पुलिस चेकिंग से बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन चाहे जो भी हो, सवाल है कि थार है तो क्या रोन दोगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लैम्बोर्गिनी का हादसा जो हुआ था, वो एक के बाद एक नए टर्न और ट्विस्ट उसमें रोज आ रहे हैं, जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जहां एक तरफ वीडियो गवाही दे रहे हैं कि हादसे के वक्त शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था, तो दूसरी तरफ एक ड्राइवर अपने ऊपर आरोप लेते हुए कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंच गया। कोर्ट पहुंचा ये ड्राइवर मोहन है, जिसकी कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे में वाइल्ड एंट्री कराई गई है। तभी तो शिवम मिश्रा का गुनाह अपने ऊपर लेते हुए सरेंडर के लिए पहुंच गया। तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर वगैरह कांपने लग गया और ये मेरी तरफ गिर गए। सुना आपने, ड्राइवर मोहन पूरी रिहर्सल और तैयारी के साथ पहुंचा है। ये वही बोल रहा है जितना इसे सिखाया गया है। एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया था। पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया हूँ। वही ड्राइवर की यही गवाही कितनी सच्ची और कितनी झूठी है, वो इस हादसे के बाद का वीडियो देखकर साफ पता चलती है, क्योंकि इस वीडियो में ये ड्राइवर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। अब लैम्बोर्गिनी हादसे के पीड़ित तौफीक ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा कि हादसे के वक्त कार शिवम मिश्रा नहीं बल्कि ड्राइवर मोहनलाल चला रहा था। अब इस हाई प्रोफाइल केस में वीडियो की गवाही के बजाय ड्राइवर की थ्योरी पर मोहर लगती दिख रही है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी की टक्कर से घायल हुए तौफीक ने यू टर्न ले लिया है और रसूखदार फैमिली से समझौता करने के बाद किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहने की बात कही है। हमने घायल जो इस मुकदमे का वादी है उसका जो समझौतानामा है वो समझौतानामा भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जिसमें कि इंजर्ड जो कंप्लेनेंट है उसने इस बात की शिनाख्त की कि इस गाड़ी को मोहनलाल ही चला रहा था। न्यायालय के सामने इस आशय का मोहनलाल का शपथ पत्र भी दिया गया है। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौतानामा पेश कर दिया गया है। तौफीक के इस यूटर्न से रईसजादे शिवम मिश्रा का बेदाग होना तय है। कोर्ट में पीड़ित के इस लिखित बयान ने पूरे केस की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ये गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि रसूख और पैसों की ताकत कब तक कानून की आंखों में पट्टी बांधते रहेगी। अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार से बच नहीं सकते। गोरखपुर में पुलिस ने एक ऐसे ही अपराधी का फर्जी खेल खत्म किया जो नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस की गिरफ्त में ये वही फर्जी इंस्पेक्टर दिग्विजय नाथ है जो लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था। अपनी ठगी के इस खेल को एकदम रियल बनाने के लिए इसने बकायदा फर्जी आई कार्ड भी बना रखा था, जिससे लोगों को ये भरोसा हो जाए कि ये कोई ठग नहीं बल्कि यूपी पुलिस का एक रसूखदार इंस्पेक्टर है। इतना ही नहीं, फर्जी आई कार्ड और नकली वर्दी पहनकर ये सड़क पर चेकिंग के बहाने लोगों से वसूली का काम भी करता था। लेकिन इसकी ये सारी होशियारी उस वक्त धरी रह गई जब इसका सामना योगी फोर्स से हुआ। तो ये उन्होंने बताया कि अपने पास उनका आई कार्ड है और उस आई कार्ड के आधार पर भी उसकी जांच की गई, तो ये पाया गया कि वह कहीं भी किसी भी जगह पर भर्ती नहीं है, ना ही वो पुलिस विभाग के कर्मी है। पुलिस ने जब इसका रियलिटी चेक किया तो इस फर्जी पुलिस वाले की सारी हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने इस ठग के पास से पुलिस की वर्दी समेत कई फर्जी दस्तावेज और एक कार बरामद की है। पंजाब में नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चला है। इस समय की बड़ी खबर, जालंधर में तस्कर का अवैध मकान था जिसको ध्वस्त किया गया है। नशा तस्कर अमरजीत सिंह के खिलाफ 10 केस दर्ज थे और देखिए किस तरीके से अब बुलडोजर एक्शन से इसके घर को गिराया जा रहा है। नशे का व्यापार ये करता था, नशे का धंधा था इस तस्कर का।
और अब जालंधर में इसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। अगली खबर इजराइल से, जहां उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बेहद पसंद आ रहा है और यही वजह है कि अब इजराइल में फिलिस्तीनियों की अवैध इमारत पर बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि इसका उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल हूबहू वैसा ही एक्शन वहां लिया जा रहा है। योगी का बुलडोजर मॉडल अब उत्तर प्रदेश से करीब 4,550 किलोमीटर दूर इजराइल के जेनिन में नजर आया, जहां पर नेतन्याहू के ऑर्डर पर कई फिलिस्तीनी घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। देखिए कैसे नेतन्याहू का बुलडोजर फिलिस्तीनियों के आलिशान घरों की ईंट से ईंट बजा रहा है। बुलडोजर के जोरदार चोट से इन घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। फिलिस्तीनियों की इन बिल्डिंगों पर नेतन्याहू का बुलडोजर इसलिए चला क्योंकि ये बिना परमिट के बनाए गए थे। हालांकि इससे पहले भी जनवरी में इसी इलाके के 4 घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है। यूपी में जिस तरह अतिक्रमणकारियों को योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अब वही तरीका इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी अपना रहे हैं। इजराइल के इलाकों में बने फिलिस्तीनियों के अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण और कब्जा, इन सब का हिसाब कैसे करना है? बुलडोजर से बेहतर कोई विकल्प नहीं। तभी तो मध्य प्रदेश की शहडोल में बुलडोजर अवैध निर्माण का काल बनकर गरजा। भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बना रखा था। जैसे ही बुलडोजर पहुंचा तो अवैध कब्जाधारी थर-थर कांपने लगा। बुलडोजर लेकर पहुंची मोहन फोर्स को देखकर वो समझ गए अब कब्जे का अंतिम वक्त आ चुका है। नोटिस और जवाब का वक्त तो कब का बीत चुका था, इसलिए पीले पंजे ने एक झटके में सब कुछ बराबर कर दिया। मोहन राज में अवैध अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस साफ दिखाई दे रही है। संतोष सेन ने अवैध रूप से मकान का निर्माण किया था, जिससे प्रस्तावित ऑडिटोरियम निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में पूरी तरह सपाट कर दिया। बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां इंस्पेक्टर ने शिकायत लेकर आए शख्स को दुत्कार कर भगा दिया और इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित इंस्पेक्टर से अपनी शिकायत दर्ज कराने की गुहार लगा रहा है। धमकी दी सर, कैमरे में है, सब देख लीजिए सर। लेकिन शिकायत पर सुनवाई करने के बजाय इंस्पेक्टर ने उसे डांटना शुरू कर दिया। कैमरे में घूमत रहा, पूरा बवाली एकदम पूरा बीरी बारी का नरक मचा कर रखे हो। या कैमरे में घूमत रहा, पूरा बवाली एकदम पूरा बीरी बारी का नरक मचा कर रखे हो। पीड़ित फिर एक बार कोशिश करता है। सर हम तो आपके यहाँ सर एप्लीकेशन दिए तो आपने सर, इस बार तो इंस्पेक्टर साहब भगाने लगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कह दिया ना नहीं करेंगे। यहाँ वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल यूपी पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देखना होगा दरोगा जी पर क्या कार्रवाई होगी। जाति देश की राजनीति ही नहीं बल्कि यहाँ लोगों के अंदर भी इस कदर घुसी हुई है कि यहाँ छोटी छोटी बात पर जाति का रौब दिखाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना आम सी बात है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मऊ से सामने आया है, जहाँ रेलवे स्टेशन पर पार्सल अधीक्षक और आरपीएफ जवान के बीच जमकर नोकझोंक और तू-तू में हुई। वही पार्सल अधीक्षक आरपीएफ जवान का आंख निकाल लेने की बात करने लगा। अखियां निकाल ले बखिया पे, तरीका से बात करो, तरीका से निकाल लो बखिया पे, सवाल पे। मामला फिर गाली गलौज तक पहुंच गया। पार्सल अधीक्षक ताव में अपने अधिकार का रौब झाड़ने लगा। तू क्या समझ में ना आता, बात कैसे करता हुआ? औकात में रहा, औकात में बता दियो नहीं, औकात में रहा। राजेश सिंह नाम है, पार्सल अधीक्षक। पूछा था कि राजेश सिंह पार्सल अधीक्षक मऊ। मानो वो स्टेशन का पार्सल अधीक्षक नहीं प्रधानमंत्री कह रहा हो। दरअसल विवाद बाइक पार्किंग पर शुरू हुआ। ड्यूटी के दौरान जवान ने पार्सल कार्यालय के बाहर अपनी बाइक पार्क कर दी थी, जिस पर बवाल शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में वैलेंटाइन डे से पहले माहौल एक बार फिर खराब हो रहा है। शिवसेना ने 14 फरवरी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है और खुलेआम जो जोड़े हैं उनको चेतावनी दे डाली है। शिव सैनिकों ने पंडित पुरोहित की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ लाठियों का पूजन किया। लाठियों में चमेली और सरसों का तेल चढ़ाकर उन्हें प्रतीकात्मक रूप से तैयार किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और शहर के पार्क, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी की बात कही। तो जो वैलेंटाइन डे की आड़ में पाश्चात्य संस्कृति की विकृत मानसिकता से लव जिहादी तत्व पनप रहे हैं। 2-3 दिन पहले से ही
शिव सैनिकों ने तैयारी कर ली है। आज हमने डंडों में तेल पिला लिया है। हम सागर में अंग्रेजी सभ्यता को बिल्कुल नहीं पनपने देगी। शिवसेना का साफ कहना है कि पश्चिमी सभ्यता के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिससे साफ चेतावनी दे दी गई है कि वैलेंटाइन डे पर घर में रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि घर से बाहर तो शिवसेना का लठ ही स्वागत करेगा। वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू संगठन एक्टिव नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इसका टीजर सामने आया। यहाँ क्रांति सेना ने वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी जोड़ों को सबक सिखाने के लिए लाठी पूजन तक कर डाला। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, वोट देंगे हड्डी पसली। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, वोट देंगे हड्डी पसली। लीजिए, वैलेंटाइन डे के नजदीक आते ही मोरल पुलिसिंग भी शुरू हो गई है। अब जरा ये देखिए, लठ तैयार कर लिए गए हैं, बकायदा लठ का पूजन हो रहा है। अब इस लठ के रडार पर पार्क या होटल में मिलने वाले प्रेमी जोड़े हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में इस क्रांति सेना ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी रेस्टोरेंट, होटल या फिर सार्वजनिक जगहों पर वैलेंटाइन डे मनाया गया तो वहां लठ बजाया जाएगा। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। इतना ही नहीं, क्रांति सेना ने इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को लिखित रूप में चेतावनी लेटर भी सौंपे हैं। अगर कोई प्रेमी जोड़ा, संदिग्ध जोड़ा हमें वहाँ पर मिला तो हम उसका वही लठों से इलाज कर देंगे और सबको हम वहाँ पर गंजा करके पूरे शहर में घुमा देंगे। अब देखना होगा कि क्रांति सेना की इस मोरल पुलिसिंग का पुलिस क्या जवाब देगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अचानक सोने चांदी के जेवर और नकदी रकम लेकर घर से लापता हो गई। महिला के अचानक गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया। महिला अपने पति से लंबे समय से परेशान थी। इसी दौरान उसकी पहचान राकेश जाटव नामक युवक से हुई, जो तांत्रिक क्रिया और पूजा पाठ करवाने का काम करता था। घरेलू परेशानियों को लेकर राकेश द्वारा पूजा पाठ के दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे नजदीकियां हो गई। राकेश ने उसे सहानुभूति दिखाई और वो उसके झांसे में आ गई और महिला ने उसके साथ जाने का फैसला लिया। घर से नकदी और जेवर लेकर राकेश के साथ फरार हो गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और महिला की लोकेशन भोपाल में ट्रेस की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को भोपाल से बरामद कर लिया। महिला के पास से कुछ नकदी राशि और सोने चांदी के जेवर भी मिले हैं। झारखंड के जामताड़ा में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के एक घर की दीवार पर धमकी भरा मैसेज लिखा मिला और इसके बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। दरअसल गांव के ही लाल बहादुर राय के मिट्टी के मकान की दीवार पर किसी ने रात के अंधेरे में धमकी भरा संदेश लिख दिया था। दीवार पर लिखा था, एनसीसी लाल बाबा, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा, कोई माई का लाल है तो बचा लो। जिसके बाद सुबह जब परिजनों और गांव वालों की नजर दीवार पर लिखे संदेश पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। कौन किया है सर? कब किया है? रात को सर। रात को क्या बजे पता होगा? लोग निकले थे, 12 बजे बोल रहा है। वहीं पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये डरे हुए परिवार को कुछ दिन पहले धमकी मिली थी। वो मेरा बड़ा बेटा का जो साला है ना, वही एक दिन धमकी दिया था कि उठा लेंगे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिश्तों को उलझा देने वाला एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ 2 अलग अलग परिवारों के पति पत्नी अपने अपने जीवन साथी को छोड़कर एक दूसरे के पार्टनर के साथ फरार हो गए। मामला तब सामने आया जब दोनों परिवारों के पीड़ित पक्ष एसपी ऑफिस पहुंचे। एक शिकायत कल्याण सिंह ने दी, जिसमें आरोप लगाया कि उसकी पत्नी किरण राजू केवट के साथ रह रही है। वहीं दूसरी शिकायत राजू की पत्नी भारती ने दी, जिसमें लिखा कि उनके पति राजू किरण नाम की महिला के साथ रह रहे हैं। कल्याण सिंह की शादी 2015 में हुई थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि भारती को तो लव मैरिज में धोखा मिल गया। अब दोनों ही पक्ष खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पुलिस भी इस मामले को देखकर हैरान रह गई। रिश्तों के इस अजीब मोड़ ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि मामला आपसी समझौते से सुलझता है या कानूनी लड़ाई तक पहुंचता है। और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां 3 गाड़ियों में भीषण आग लग गई है। मैरिज हॉल के बाहर ये आग लगी और इसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। हालांकि वजह अभी नहीं सामने आ रही है कि अचानक खड़ी हुई गाड़ियों में आग कैसे लगी है। ये किसी की शैतानी है, साजिश है या फिर बिजली की चिंगारी ने अपना काम कर दिया। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ियां जलती हुई नजर आ रही हैं। मैरिज होम के बाहर ये गाड़ियां पार्क थी और अचानक इन गाड़ियों में आग लग गई। सब जल गई देखते। प्रयागराज में एक चाइनीज छात्र को कार से अगवा कर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और इस पिटाई कांड में माफिया अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया, क्योंकि चाइनीज छात्र की पिटाई करने वाले आरोपी अतीक का गढ़ माने जाने वाले उमरी गांव के थे। इन बदमाशों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लड़ के इन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि इन्होंने दिन दहाड़े एक चाइनीज छात्र का अपहरण कर लिया। उसे बिना नंबर प्लेट वाली कार में जबरन बैठाकर करीब 19 किलोमीटर तक घुमाया गया, उसे बेरहमी से पीटा गया। इस पूरे अपहरण कांड का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बदमाश चाइनीज छात्र शाओपिंग को एक नीले रंग की कार में जबरन खींचकर बैठा लेते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। चाइनीज छात्र को अगवा कर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, वहाँ उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर बदमाश उसे फेंक कर फरार हो गए। शाओपिंग पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रहा है। रास्ते में साइड देने को लेकर उसकी बदमाशों से हल्की नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सैफ और उमर से अन्य बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े एक दुकानदार को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाला हमलावर उसका चचेरा भाई है। पारिवारिक रंजिश में उसने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि हमलावर और दुकानदार के बीच तीखी बहसबाजी हो रही है और अचानक तैश में आकर हमलावर चाकू निकालकर पहला वार कर देता है। हालांकि पहले वार से दुकानदार बाल बाल बच जाता है। हमले के जवाब में दुकानदार भी लाठी से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर दुकानदार को पकड़ लेता है और फिर चाकू से दूसरा वार कर देता है। फिर दोनों खींचमतान करते हुए दूसरी दुकानों में घुस जाते हैं। बीच बाजार हुई चाकूबाजी से अफरा तफरी मच रही है। फिर भी हमलावर नहीं रुकता, एक के बाद एक चाकू से दुकानदार पर कई वार कर देता है। तभी एक महिला आकर हमलावर को वहां से दूर करती है और दुकानदार की जान बच पाती है। इस चाकूबाजी में दुकानदार को काफी गहरे जख्म हुए हैं। फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पंकज शर्मा। बिहार के समस्तीपुर से पकड़ौआ विवाह का एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा एक छात्र लाइब्रेरी जा रहा था, लेकिन रास्ते में जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया। पूरी घटना का वीडियो अब सामने आया है। वायरल वीडियो में छात्र अचेत नजर आ रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग शादी की रस्में निभाते नजर आ रहे हैं। हल्दी, जयमाला, मांग भरना सब चल रहा है, लेकिन छात्र को कुछ भी नहीं पता। वीडियो में नजर आ रहा है ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा एक छात्र अगवा कर लिया गया। आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया और बेहोशी की हालत में जबरन शादी करा दी गई। उनको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है कुंदन, राहुल और रजवंशी। नशा का दवाई मिलाया, स्प्राइट वाला बोतल में पिलाया, सुबह शाम नशा का दवाई देता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में सच सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये घटना एक बार फिर सामाजिक दबाव और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। महाराष्ट्र के पालघर में तेज रफ्तार हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड से भरा हुआ एक ट्रक बेकाबू होकर एक होटल में जा घुसा। बस गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर इस टक्कर से ट्रक में आग लग जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस वीडियो में ट्रक होटल की तरफ तेज रफ्तार से आता हुआ नजर आता है, लेकिन ट्रक रुकने की बजाय रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से टकरा जाता है। ये ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि सीढ़ियों से टक्कर के बाद भी नहीं रुकता, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ होटल तक घुस जाता है। गनीमत रही कि वहां मौजूद स्टाफ ने ट्रक को तेजी से आते हुए देख लिया था। अब इसी की वजह से उन्हें बचने का मौका मिल गया। वहीं टक्कर के बाद ट्रक बैक हो जाता है। हादसे के चलते मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मौजूद इस होटल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। होटल को टक्कर मारने वाले इस ट्रक पर हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड भरा हुआ था। गनीमत रही कि हादसे के बाद ट्रक में आग नहीं लगी, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हरिद्वार के जगजीतपुर में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहाँ हाथी रिहायशी इलाके में घुस आया, लेकिन स्कूटी सवार एक युवक ने हाथियों के पीछे हॉर्न मारकर उसको तंग किया। देर रात जंगल से निकलकर 2 जंगली हाथी कॉलोनी में घुस गए। रोजाना की तरह शांतिपूर्वक कॉलोनी की सड़कों पर घूम रहे थे। इसी दौरान एक स्कूटी सवार युवक वहां से गुजरा और उसने जानबूझकर हाथियों के पीछे स्कूटी दौड़ानी शुरू कर दी और पीछे से हॉर्न बजाने लगा। जैसे ही स्कूटी हाथियों के बेहद करीब पहुंची, एक हाथी अचानक चार्ज हो गया और स्कूटी सवार की ओर मुड़ गया। गनीमत रही कि पीछे दौड़ रही वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने शोर मचा दिया। भाई साहब आप ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो हाथी को? शोर को सुनकर हाथी आगे की तरफ निकल गए और उन्होंने स्कूटी सवार पर हमला नहीं किया। कॉलोनी वासियों के रोकने पर भी युवक नहीं रुका, तो वहीं हाथियों को क्रॉस करने के चक्कर में स्कूटी सवार बिजली के पोल से टकरा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री बस बिजली के तारों में उलझ गई और तेज आवाज के साथ तारों से चिंगारी भड़की और बस की छत पर आग लगी और इसके बाद इन यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है और वो भी बेहद डरावनी। कंपू थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक बस के ऊपर रखा ट्रांसपोर्ट का सामान अचानक बिजली के तारों में उलझ गया। बस की छत पर तेज चिंगारियां निकलने लगी। कुछ ही पलों में आग लगने का खतरा पैदा हो गया। सड़क चीख पुकार मच गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कंडक्टर बस में चढ़ने लगा। तब तक बस के ऊपर रखे सामान में आग लग गई थी। पानी डालकर आग बुझाई गई। अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह तारों के जाल से बस को निकाला गया।
बरेली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण को यहां ध्वस्त किया गया है। एक झोपड़ी और घरों का अवैध हिस्सा गिराया गया है। चोपड़ा चौराहे से इस्लामिया बाजार तक ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बुलडोजर एक्शन अवैध निर्माण पर एक बार फिर देखने को मिला है। चोपड़ा चौराहे से इस्लामिया बाजार तक ये बुलडोजर एक्शन हुआ। सेफ्टी का ध्यान देना। नई कार किसी भी इंसान के लिए खास होती है। अपनी सालों की कमाई जुटाकर इंसान जो है वो कार खरीदता है और फिर वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करना तो अब उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन क्या हो अगर आपकी नई कार का शोरूम में ही एक्सीडेंट हो जाए। ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल एक शख्स अपनी नई कार खरीद कर उसका वीडियो बना रहा होता है। कार में पूजा पाठ करके उसे सजाया गया, जिसके बाद तालियों के बीच कार को एक शख्स घुमाता हुआ आगे गया और फिर इधर उधर घुमाता हुआ उसे ठोक देता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां कार तेज गति से घूमते हुए गेट से टकरा गई और फिर पलट गई। वहीं हादसे के बाद लोग भागकर कार के पास पहुंचे और अंदर बैठे शख्स को बाहर निकाला। दरअसल कार को निकालते समय कार सवार को स्पीड का अंदाजा नहीं हुआ और कार गेट से टकराते हुए वहीं पलट गई। सोचिए जरा, जिस कार का तालियों के बीच स्वागत किया गया हो वो बस चंद सेकंड में पलट गई। ऐसे में कार मालिक के ऊपर क्या बीत रही होगी। इस तस्वीर को देखकर एक सबक और लेना चाहिए कि अगर ड्राइविंग अच्छी तरह नहीं आती है तो कार चलाने से बचना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। सोशल मीडिया में रील की सनक ने युवकों को कुछ भी करने पर मजबूर कर दिया है। जितना खतरनाक स्टंट, उससे ज्यादा व्यूज की चाहत जो है वो अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बागपत से देखने को मिली, जहां खतरनाक स्टंट की तस्वीरें हमें मिली हैं। जहां दो ट्रैक्टरों के बीच जानलेवा स्टंट किया जा रहा है। खेत में चल रहे इस खतरनाक दंगल में ट्रैक्टरों को जंजीर से बांधकर एक दूसरे से खींचने की होड़ लगी है। वहीं इस दौरान आसपास कई लोग मौजूद हैं। इस बीच दोनों ट्रैक्टरों के बीच एक दूसरे को खींचने की कोशिश और तेज होती है। कभी एक पक्ष भारी होता है तो कभी दूसरा पक्ष, और दोनों के बीच जबरदस्त खींचतान चलती रही। इस दौरान वहां खड़े लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। ट्रैक्टरों के साथ स्टंट करते ऐसे लोग केवल खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। ट्रैक्टरों के स्टंट का ये वीडियो मंगलवार का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।